एक मिनट स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं हो रही। अब हो रही है? जी अब हो गई। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, आप प्रेजेंट करना शुरू करें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम मरियम अरशद एंड माय रोल नंबर इज 15511। आज मेरा टॉपिक है हेयरिंग। और एक मिनट, हेयरिंग साउंड द फिजिकल स्टिमुलस फॉर हेयरिंग लाइक द सेंस ऑफ विजन। जैसे कि हमारी देखने की सलाहियत होती है, ऐसे ही द सेंस ऑफ हेयरिंग और ऑडिशन, इसी तरह हमारी बोलने की और सुनने की भी सलाहियत होती है। प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, जो अब हमारी सुनने की सलाहियत होती है वो हमें हमारे जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। वो कैसे कि अब अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन हमसे दूर खड़ा हुआ होगा तो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऐसे प्रोवाइड होगी, जब वो बोलेंगे हमारे तक वेव्स के जरिए उनकी आवाज पहुंचेगी और हमें उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन कैरिड बाय एयर। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? एयर में, हवा में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, या फिर पानी में और अदर मीडिया या फिर दूसरे मीडियम्स में। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम। जो आवाज होती है, साउंड कभी भी खला में ट्रैवल नहीं कर सकता। इट ऑलवेज रिक्वायर अ मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स। इसको हमेशा कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, चाहे वो पानी हो, हवा हो या कोई और, लेकिन ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। व्हेन वी हेयर साउंड्स वी आर डिटेक्टिंग चेंजेस इन एयर प्रेशर। जब हम कोई आवाज सुन रहे होते हैं तो वो डायरेक्ट आवाज नहीं आती हमारे पास, वो हमारे पास हवा में, हवा के प्रेशर में चेंजेस होती हैं जो कि हम डिटेक्ट करके करते हैं एज दे अकर एट द एयर, जो कि हमारे कान के पास होती हैं। दीज चेंजेस हैव अ साइक्लिक पैटर्न एंड मूव इन अ वेव लाइक फैशन। इन इन वेव्स की जो फॉर्म होती है वो साइक्लिक पैटर्न होती है और वेव की तरह ये लोग ये मूव करती हैं। सो साउंड कैन बी थॉट ऑफ एज हैविंग अ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो साउंड होता है वो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। इन जनरल टर्म्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन डिटरमाइंस द पिच ऑफ द साउंड। यस सर। आपको ना स्टूडेंट्स शो हो रहे होंगे, उनको ना ऐड करते हैं, ऑप्शन आ सर। अच्छा, कर दिया, कर रही हूँ। हो गए। ओके, कहाँ पे साउंड? हाँ, in general terms the frequency of the vibration determine the pitch of the sound। आम रूटीन में हम लोग कह सकते हैं कि जो वाइब्रेशन होती है, जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी होती है वो साउंड की पिच पे डिपेंड करती है। although there are some exceptions, high frequency sounds are generally perceived as high in pitch। जितनी ज्यादा साउंड हाई होगा उतनी ही पिच हाई होगी। Similarly, loudness is most highly related to the amplitude or physical height of a sound। इसी तरह जो लाउडनेस होती है वो उसकी एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होती है और फिजिकल हाइट भी। दो देयर आर अदर फैक्टर्स टू, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी। इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं जो हमारी साउंड पे डिपेंड करते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी।
यूजली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डेसिबल। अब जो कि डेसिबल्स की फॉर्म के टर्म में हम यूज करते हैं। अब डेसिबल क्या होता है? ये एक यूनिट है, अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट developed by telephone research and named after Alexander Graham Bell। ये एक यूनिट है जो मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब डेसिबल्स में क्या होता है, हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने पहले हर्ट्ज पढ़ा हुआ अपनी 10th तक की क्लास में फिजिक्स में, कि हर्ट्ज में हम लोग साउंड को सुनते हैं, जो कि 20 to 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। अब डेसिबल्स में क्या होते हैं, जो जब हम किसी से विस्पर कर रहे होते हैं, हल्का हल्का बोल रहे होते हैं, तो वो 30 डेसिबल्स होता है। जब हम नॉर्मल किसी पर्सन से बात कर रहे होते हैं तो वो 60 डेसिबल्स होता है। और एक जो पर्सन होता है वो 70 डेसिबल्स तक इजीली सुन सकता है। अगर हम 120 डेसिबल से अबव की आवाज सुने तो वो हमारे कानों के लिए डैमेज होगी, हमारे कानों को डैमेज कर देगी। ठीक है। द एयर हैज 3 मेजर डिवीजन्स, द आउटर एयर, द मिडल एयर एंड द इनर एयर। द आउटर एयर, द आउटर एयर इंक्लूड 2 स्ट्रक्चर्स। इसकी 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं, दैट इज द पिना एंड द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक होती है पिना और एक होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। द पिना इज एक्सटर्नल। पिना जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, विजिबल होता है, विजिबल पार्ट ऑफ द एयर दैट ट्रांसमिट द वाइब्रेशन ऑफ साउंड वेव्स इनटू द ऑडिटरी कैनाल। ये जो पिना होता है वो विजिबल पार्ट होता है हमारे कान का, और इसका काम क्या होता है, ये साउंड की जो वाइब्रेशन, साउंड वेव्स की जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको ऑडिटरी कैनाल तक ट्रांसमिट करता है, उसको ट्रांसफर करता है। एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल के एंड में अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड एयरड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ऑडिटरी कैनाल के एंड में एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग एयरड्रम भी कहते हैं और हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। As the sound wave hit the eardrum, जैसे ही sound waves eardrum से टकराती हैं, it vibrate in sequence with the sound waves। तो ये क्या करते हैं, ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं साउंड वेव्स के साथ। इसके बाद है द मिडल एयर। यूजिंग द स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, एक स्पेशल आले के जरिए अ डॉक्टर कैन लुक डाउन द एयर कैनाल एंड सी योर एयर ड्रम विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द मिडल एयर। अब जो डॉक्टर्स होते हैं वो तो हमारे कान को देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, तो उनके पास एक आला होता है जिसके जरिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो एयर कैनाल को देख सकते हैं। और अच्छा, एयर कैनाल की होती है, ये जो हमारा मिडल एयर होता है इसकी बिगनिंग होती है, मतलब मिडल एयर की बिगनिंग शुरू ही एयर कैनाल से होती है। एन एरिया दैट सर्व्स टू एम्पलीफाई द प्रेशर एक्सटेंडेड बाय द साउंड। ये वो एरिया जो प्रेशर को एम्पलीफाई करता है साउंड के लिए। एज सून एज साउंड वेव्स स्ट्राइक द एयर ड्रम एंड काज इट टू वाइब्रेट, जैसे जैसे जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं वो एयर ड्रम से टकराती हैं और वाइब्रेशन पैदा करती हैं। दिस सेट इन मोशन 3 बोन्स। ये तो 3 बोन्स में आगे जाके डिवाइड हो जाती हैं। द फर्स्ट ऑफ विच इज अटैच टू द इनर साइड ऑफ द एयर ड्रम। जो पहली होती है वो एयर ड्रम की इनर साइड से कनेक्ट होती है। These bones are known as the hammer, the anvil and the stirrup because of their shape। इनकी शेप इस तरह की होती है कि हम लोगों ने इसको हैमर, आप लोगों को पता है हथौड़े को कहते हैं, तो ये इस तरह की इनकी शेप होती है कि इनका नाम भी इसी तरह। These 3 bones known as collectively as the ossicles। इन तीनों बोन्स को हम कलेक्टिवली इकट्ठा ossicles भी बोल सकते हैं। Bridge the gap between the outer and the inner ear, जो कि इनर, जो हमारा कान की इंटरनल एयर होती है, हमारे कान का इनर हिस्सा होता है और आउटर हिस्सा होता है, उसके अंदर ये गैप को प्रोड्यूस करती है, मतलब जो गैप होता है वो मेंटेन करती है इसको। आगे का है द ओसिकल्स सर्व अ डुअल फंक्शन, द एम्पलीफाई एंड द ट्रांसमिट। अब जो ओसिकल्स होते हैं वो हमारे पास हमेशा डुअल फंक्शन क्रिएट करते हैं। द वाइब्रेशन ऑफ द eardrum to an other, the vibration of the eardrum to an other membrane। जो eardrum की vibrations होती हैं वो दूसरी membrane तक पहुंच जाती हैं, called the oval window, जिसको हम लोग oval windows भी बोलते हैं, which divide the middle ear from the inner ear। जो कि middle ear को और inner ear को आपस में divide करती है, मतलब इनके दरमियान एक रास्ता पैदा करती हैं। अब आगे हमारे पास आता है inner ear। हम लोगों ने outer ear भी पढ़ लिया और फिर middle ear भी पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है inner ear, जो हमारा थर्ड पार्ट था। The inner ear, the main part of the inner ear are the oval window, the cochlea and the organ of Corti।
अब जो इनर लेयर के जो मेन पार्ट्स होते हैं जो सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो है ओवल विंडो, कोक्लिया एंड द ऑर्गन कोटाई, जो कि कहाँ मौजूद होते हैं, लोकेटेड इन द कोक्लिया, सारे कोक्लिया में मौजूद होते हैं। द कोक्लिया इज अ स्नेल शेप। स्नेल का आप सबको पता है घूंगा होता है, आप लोगों ने देखा होगा ब्राउन कलर का, तो ये उसकी शेप का होता है। फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर, फ्लूइड से भरा हुआ होता है, दैट कंटेन द रिसेप्टर्स ऑफ हियरिंग, जो कि सुनने की सलाहियत को रिसेप्ट करता है। अब रिसेप्ट क्या होता है, ये एक सेल होता है या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल होता है दैट रिसीव स्टिमुलाई, जो कि स्टिमुलाई को रिसीव करता है। द मूवमेंट ऑफ द ओवल विंडो सेट्स इन द मोशन, सेट इन मोशन द फ्लूइड इन कोक्लिया। अब जो ओवल विंडो की मूवमेंट होती है वो कोक्लिया के फ्लूइड के मोशन में उसको मूव करती है। द मेन motion of the cochlear fluid initiates a wave-like pattern of movement along the basilar movement. स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी हाँ जी, आ रही है। ठीक है। A structure that runs nearly the entire length of the cochlea, एक स्ट्रक्चर जो कोक्लिया की तमाम लेंथ को अपनी तरफ से घेरे हुए है, ये बैसिलर मेम्ब्रेन है, जो कि कोक्लिया की पूरी लाइन, मतलब उसकी जितनी भी लंबाई है उसको तमाम तरफ से घेरे हुई है, एंड फंक्शनली डिवाइड द कोक्लिया इनटू द अपर एंड लोअर डिवीजन, और कोक्लिया को अपर और लोअर डिवीजन में डिवाइड करती है। Embedded in the basilar membrane are the true auditory receptor, the hair cells. अब hair cells भी हमारे लिए as a receptors काम होते हैं। The movement of fluid in cochlea bends tiny hair and they change the energy of sound waves in neural message. जैसे ही hairs तक पहुंचते हैं, ये एनर्जी, साउंड की जो एनर्जी होती है उनको हमारे लिए नॉर्मल मैसेज, जो कि हम लोग तो आपस में बस अपनी आवाज कन्वर्ट करते होते हैं, लेकिन असल काम तो हमारे मीडियम का होता है, जो हमारी वेव्स को, हमारी साउंड वेव्स को, वाइब्रेशंस को चेंज करती हैं और दूसरे इंसान तक पहुंचाती हैं। तो फिर वहां तक पहुंच के ये हमारे असल मैसेज को आगे पहुंचाते हैं। दैट आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन वाया द ऑडिटरी नर्व, जो कि हमारे दिमाग तक पहुंचती हैं, हमारे दिमाग को हमारा मैसेज समझाती हैं। अ बंडल ऑफ एक्सॉन्स दैट गो इनटू द ब्रेन, और फिर जो हजारों एक्सॉन्स होते हैं वो ब्रेन में जाते हैं। अब एक्सॉन्स का तो आप लोगों को पता ही होगा, थ्रेड लाइक होता है वो, अब वो फिर मेन बायो में चला जाएगा। अब आगे डीपनेस, क्या वजह है कि हम लोगों को साउंड सुनाई? जब ना आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाए ना, तो नेक्स्ट जो है ना स्टूडेंट, आपने उसको बना देना है जी सर, होस्ट, क्योंकि वो आप ही बना सकते हैं, ठीक है? तो वो प्रेजेंट करना शुरू कर दो। चले आप प्रेजेंट करें। डीपनेस, अब हमने सारा देख लिया ऊपर कि हम लोगों को साउंड वेव्स कैसे पहुंचती हैं, कैसे वाइब्रेशंस होते हैं, कैसे हमारा मीडियम काम करता है। अब वो लोग जो डीफ होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, उसका क्या रीजन होता है? अलीसन बदतमीजी ना over deafness. There are two major forms of hearing loss: conduction deafness and nerve deafness. अब hearing loss, अब सुनने की सलाहियत जो हम लोग गवा बैठते हैं उसकी दो वजह होती हैं, एक तो कंडक्शन डीफनेस और दूसरी होती है नर्व डीफनेस। कंडक्शन डीफनेस क्या होती है वो पहले मैं आपको बताती हूँ। कंडक्शन डीफनेस रेफर्स टू द ऑब्स्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द कंडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एयर। ये क्या करता है, कान की जो कंडक्टिव स्ट्रक्चर होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, स्पेशली द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अब अगर हमारे पास हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ही हमारा काम नहीं करेगा, एयर ड्रम और ओसिकल्स काम नहीं करेंगे, तो हम लोगों को सुनाई कैसे देगा? द एक्सेसिव अकोमोडेशन ऑफ एयर वैक्स, इसका क्या मतलब है एक्सेसिव अकोमोडेशन ऑफ एयर वैक्स? अब हम एयर वैक्स क्या होता है, कान की मोम, ठीक है। अब जब वो एक्सेसिव मतलब ज्यादा, जब हमारे कान में किसी वजह से ज्यादा एयर वैक्स बनना शुरू हो जाती है, और हम लोग जब कान साफ करते हैं अचानक से अगर हम कॉटन बड को ज्यादा नीचे तक कर दें तो वो सुन जी सर से बोलना कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ऐड कर लें, होस्ट अच्छा, आप हो तो आप ऐड कर लो। मैं करती हूँ, एक मिनट, एक ही बच्चा था, कर दिया मैंने। अच्छा, ये क्या मैं बोल रही थी, एक्सेसिव अकोमोडेशन ऑफ एयर वैक्स, इसका क्या मतलब है कि जब हमारे कान में एयर वैक्स ज्यादा बनने लगती है, कान की मोम ज्यादा बन जाती है, तब भी वो हमारे लिए
ब्लॉकेज ऑफ लिसनिंग होता है, क्योंकि जब हमारे कान की मूव ज्यादा बनेगी हमें कम सुनाई देगा, और जैसे ही जब हम अपने कान साफ करने लगते हैं, अगर कॉटन बड को हम ज्यादा जोर से नीचे मार दें तो वो अंदर जो हमारा होल होता है उसमें चली जाती है और फिर हमें सुनने में मुश्किल होती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, और ये है and puncturing of the eardrum are two common and non-permanent causes of conduction deafness। और दूसरा puncturing of eardrum are two। अब ये जो दूसरा puncturing, अब इनकी वजह से हमारी जो सुनने की सलाहियत है वो हमेशा के लिए खत्म नहीं होती, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए होती है। puncturing of eardrum का मतलब हमारे कान में दर्द स्टार्ट होता है। कभी कभी ज्यादा अगर हम आवाज सुने, जैसे हम मोबाइल में हैंड फ्री लगा के बहुत ज्यादा आवाज सुन ले तो वो हमारे कान में एक सिंग लाइक आवाज आने लग जाती है, तो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, हो गए सब ऐड। अब अगला है हमारे पास नर्व डीफनेस। एक हमने पढ़ा कंडक्शन डीफनेस की वजह, और दूसरी है हमारे पास नर्व डीफनेस। नर्व डीफनेस refers to increase in hearing ability resulting from damage to the neural structure involving transmitting auditory information from cochlea to brain। नर्व डिफनेस हमारे पास क्या करता है, हमारे हेयरिंग को कम कर देता है। मतलब जैसे ये ओल्ड एज में जाके ज्यादा होता है, जैसे हमारे बड़े होते हैं जो नानी दादी की एज के होते हैं उनको बड़ी उम्र में जाके कम सुनाई देने लग जाता है, वो बोले हम ज्यादा तो सुनाई कम देता है। तो ये वो नर्व डिफनेस में हमें कम सुनाई देता है, हमारी सुनने की सलाहियत बिल्कुल खत्म नहीं होती। फ्रॉम डैमेज टू द न्यूरल, इसकी वजह क्या होता है, हमारा जो न्यूरल स्ट्रक्चर होता है वो डैमेज हो जाता है, इंक्लूडिंग द हेयर सेल्स, बैसिलर मेम्ब्रेन एंड द ऑडिटरी। क्योंकि उस उम्र में जाके हमारे जो हेयर सेल्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, बैसिलर मेम्ब्रेन एंड द ऑडिटरी नर्व, इनको भी नुकसान पहुंचता है। हेयरिंग एड्स आर हेल्पफुल फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम कंडक्शन डिफनेस। ये किसका माइक ऑन है? मामा हसन तंग कर रहा मुझे। हसन अब बनाना। सॉरी सर, वो मेरा भाई मुझे तंग कर रहा है। हसन, मरियम आप क्लास में हो और सर ये मेरा भाई मुझे तंग कर रहा है। तो सॉरी सर, बस ये जो आपके फैमिलीज इश्यूज हैं तो इसको पहले निपटाओ। आपको पता होना चाहिए कि ये क्लास जो है रिकॉर्डिंग पर है। लेकर रिप्रेजेंट एक स्टूडेंट का लेफ्ट हो गया है, उसका ऐड कर लें। वो मरियम नहीं करना है क्योंकि होस्ट वो हैं। सॉरी सर। चलिए प्रेजेंट करना स्टार्ट करें। Hearing aids are helpful for people suffering from conduction deafness. However, nerve deafness cannot be improved by the conventional hearing। अब वो कह रहे हैं कि हम कंडक्शन डिफनेस को तो हेल्पफुल कर सकते हैं, आलों की मदद से कान में आले लगा के हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन जो नर्व डिफनेस होती है उसको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। दो इट कैन बी एलिवेटेड बाय कोक्लियर इम्प्लांट्स, क्योंकि ये कोक्लियर इम्प्लांट्स की वजह से डैमेज हो जाती है, जो कि दोबारा हम लोग रिक्रिएट नहीं कर सकते। बस मेरी प्रेजेंटेशन यहीं तक थी। पोस्ट कैसे बनाते हैं? सर बता दें होस्ट कैसे बनाना है। हाँ बना दिया। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज आ रही है? जी क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है। चले करें स्टार्ट मोहसिन। ओके सर, आज का मेरा टॉपिक है स्टिमुलाई एंड सेंसेशंस।
The external world continually provides various forms of physical energy, including light, sound, heat, and smells that can impinge on our sensory receptors. बैरूनी दुनिया मुसलसल तिबई एनर्जी की बहुत ज़्यादा शक्ल मुहैया करती है, जिनमें रोशनी, आवाज़, हरारत और स्मेल शामिल है। बू जो हमारे दिमागी रिसेप्टर से टकरा सकते हैं, टकरा कर तिबई एनर्जी का ऐसा जरिया जो हीट sensory receptor, any source of physical energy that activates a sense organ is called stimulus. टीवी एनर्जी का ऐसा जरिया किसी ऑर्गन को मुतहरिक करता है, उसे स्टिमुलस कहते हैं। Scientists have two ways of measuring this energy. साइंसदान इस एनर्जी को दो तरह से पैमाना करते हैं। They can measure it in chemical terms as thermometer. वो इसको तबी लिहाज से पैमाइश करते हैं, जिनमें थर्मामीटर और वेट स्केल या थर्मामीटर या वजन का पैमाना है। Things are expressed in units such as Fahrenheit and Celsius, degree coulombs and pounds. उनको हम यूनिट क्या हुआ, कहाँ चला गया मोहसिन? बुलाया था फर्क है। हेलो सर जी, ये क्या किया है आपने? दे रहा हूँ, नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है जी, होती क्या तो सामने करें स्टार्ट। कुछ है। करता होस्ट तो बना देना, होस्ट आप बन गए दोबारा, फिर स्क्रीन शेयर नहीं होगी। मैंने कौन सा आपको कहा था कि मुझे होस्ट बनाए? सर ऐसे ही बन गया, नेट को ऑफ हो गया था कनेक्शन। चले अब देखे बने हैं आप। जी सर बन गया हूँ। चले नेट का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से। आगे सर है, psychologists on the other hand are more interested in understanding how people measure energy in subjective terms based on the responses it evokes in an organism sensory system. दूसरी तरफ साइकोलॉजिस्ट ये समझते हैं, ज्यादातर दिलचस्पी ये इसमें दिलचस्पी रखते हैं कि किस तरह लोग एनर्जी को ज़ाती तौर पर मानते हैं, जिसकी बुनियाद पर ऑर्गेनिज्म के हिस्सी निज़ाम के पुरानी यादों के जवाब पर है। When people are asked to describe their psychological reaction to a sensory stimulus, they usually report two things. जब लोगों को अपने इसी तहरीक के नफ्सियाती रद्द-ए-अमल के लिए कहा जाता है, अमूमन वो दो चीज़ें बताते हैं। First, they describe the quality of stimulus or the kind of sensation it produces. For instance, they may describe the size, shape, or color of a visual stimulus. वो दो चीज़ों के बारे में पहली वो तहरीक की खूबी को बयान करते हैं या मुतहर्रिक की किस्म जो पैदा होती है। मिसाल के तौर पर वो साइज, शक्ल या तहरीक या रंग की वजाहत करते हैं। Second, they report the intensity of the stimulus. For instance, they may describe the brightness of light or shades of color. मिसाल के तौर पर वो साइज, शक्ल या तहरीक के रंग की वजाहत करते हैं। दूसरा, वो रोशनी की चमक या रंग या तेज आवाज की वजाहत करते हैं। All these characteristics represent the psychological aspect of sensation. ये तमाम खूबियां तहरीक के नफ्सियाती पहलू की वजाहत करती हैं। आगे सर सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी। सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी का सर इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, मतलब जब भी कोई स्टिमुलस हम परसीव करते हैं तो तब हमारा उसके बारे में कोई ना कोई रिस्पॉन्स होता है। तो वो जो रिस्पॉन्स है, जो हम रिस्पॉन्स बनाते हैं, उसी को सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी का नाम दिया गया है। और बताया गया है
Noise is not the only factor that influences our sensitivity to stimulation. शोर एक ऐसा अंसर है जो हमारी हिस्स को मुतहर्रिक करने पर असरअंदाज होता है. According to signal detection theory, your likelihood of detecting the weakest stimulus that produces a sensation depends on your expectation and motivation. सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के मुताबिक हमारे बचपन का कमज़ोर तरीन स्टिमुलस जानने का जो कि एक एहसास पैदा करता है वो हमारे जज्बात और तवक्कात पर मुनहसर होता है. Suppose your neighbors have asked you to keep an eye on their house while they are away on vacation. Hello, sir. कोई बात अब कहाँ चले गए हो भाईजान? आवाज आपकी कट कट के आ रही है. Hello, sir. जी अब आ रही है, ठीक है. According to signal detection theory, your likelihood of detecting the weakest stimulus that produces a sensation depends on your expectation and सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के मुताबिक हमारे बचपन का कमज़ोर तरीन महरिक जानने का जो कि एक एहसास पैदा करता है जो हमारे जज्बात और तवक्कात पर मुनहसर होता है. Suppose your neighbors have asked you to keep an eye on their house while they are away on vacation. फर्ज किया कि तुम्हारा पड़ोसी अपने घर पर नजर रखने का कहे जब वो वेकेशन पर होते हैं. If you notice a faint light in their dining room, you will immediately become alert. अगर तुम उनके रात के खाने वाले कमरे में मध्यम सी रोशनी देखते हो, तुम चौकन्ने हो जाते हो. Contrary to this situation, an illuminated house in the corner of the street may not produce such a sensation. इसके बरक्स एक रोशन घर जो कि गली के कोने पर हो उस पे ये एहसास पैदा नहीं होता. आगे सर. Detecting stimulus can be matter of life and death. एक स्टिमुलस को जानना जिंदगी और मौत का मामला हो सकता है. For example, a radar operator has to identify and distinguish incoming enemy missile from the radar images of passing birds. मिसाल के तौर पर एक रडार को दुश्मन की तरफ से आने वाले मिसाइल रडार की तस्वीरों में गुजरते परिंदों में फर्क और शनाख्त करना होती है. Similarly, in lawsuits, witnesses are asked to view a lineup and identify the criminal. इसी तरह अदालती कार्रवाई में गवाहों को मुजरमों की शनाख्त और उन्हें एक कतार में कहा जाता है. In such a signal detecting situation, misidentification can have grave consequences for an individual and for society. इस तरह के मुहर्रिक हालात एक गलत पहचान अगर कोई बंदा गलत पहचान करता है तो वो उसके असरात बहुत भयानक हो सकते हैं किसी भी इनफरादी फर्द के लिए. इससे आगे सर है sensory adaptation. An interesting change occurs when a constant stimulus is presented to a person for a length of time. एक दिलचस्प तब्दीली वाक़ होती है जब एक कांस्टेंट तहरीक या स्टिमुलस एक लम्हे के लिए एक शख्स को ज़हर करती है. The sensory structure involved begin to adapt to that stimulus, a process known as sensory adaptation.
इस स्टिमुलस को इस तहरीक को अख्तियार करने में शुरू होती है। इस अमल को इसी अख्तियार कहते हैं। किधर गया? In other words, if a stimulus remains constant in intensity, you will gradually stop noticing it. दूसरे अल्फाज में, अगर तहरीक शिद्दत में कांस्टेंट रहती है तो आप आहिस्ता आहिस्ता इसको रुकते हुए देखेंगे। For instance, if you are presented with a constant tone for a long time, your hearing receptor will decrease their firing rates and you will perceive the tone as less loud. मसलन अगर आप एक लंबे अरसे के तक किसी साकिन आवाज को सुनते हैं तो सुनने वाले रिसेप्टर की धमक तो वो आपके सुनने वाले रिसेप्टर की धमक को कम कर देते हैं और आप उस आवाज को धीमा महसूस करते हैं। भाईजान कैसे वक्फों में आप प्रेजेंट कर रहे हैं? चलें दोबारा से All sensory receptors show adaptation. मुझे दोबारा से सर थोड़ा सा रह गया वैसे में। चलो मैं बना देता हूँ।